cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और अगले 20-25 मिनट और तकरीबन आधा घंटा यूँ समझ लीजिए हम बात करने वाले हैं भारत में सेहत के हवाले से कि भारत में स्वास्थ्य संबंधी या चिकित्सा संबंधी वो क्या सुविधाएं हैं या क्या असुविधाएं हैं या वो क्या समस्याएं हैं जिनकी तरफ अचानक हमारा ध्यान जाता है और हम देखते हैं कि स्थिति गंभीर है और इस स्थिति को संबोधित करने के लिए या उसको सुलझाने के लिए किस तरह की कोशिशें जारी हैं। हिमाचल में खास तौर पर जो आबो हवा है वो कहीं ना कहीं अब प्रभावित हो रही है। जो प्रदूषण का एक स्तर हुआ करता था जिसकी हम खास तौर पर चर्चा करते थे कि पहाड़ों में प्रदूषण अब नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अब स्थिति कुछ विपरीत हो रही है। उसका कारण कई चीज़ें हैं। एक तो वातावरण का जो प्रभाव, जो गर्म इलाकों में जो ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है वो पहाड़ों की तरफ भी देखने में आ रहा है। ख़ासतौर पर जो पहाड़ हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं और उसके कारण बीमारियों का जो स्तर है या बीमारियों का जो प्रभाव है वो बदल रहा है, उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। ख़ासतौर पर जब हम बात करते हैं बच्चों में कई तरह के जो इन्फेक्शंस हैं, जो प्लेन इलाकों में हुआ करते थे इन्फेक्शन, वो अब मैदानी इलाकों में जो देखने को मिलते थे अब पहाड़ों की तरफ भी इन्फेक्शनों ने रुख कर दिया है। और उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों में अब आप देखेंगे, अभी जो खास तौर पर मैंने जो अनुभव किया है या जो स्टोरीज़ मैंने फाइल की हैं, उन स्टोरीज़ में हम देखते हैं कि अब हार्ट के जो पेशेंट्स का जो एक कैटेगरी थी खास तौर पर, वो कैटेगरी तब्दील हो गई है। वो अब 15 से 20 साल के बच्चे भी हार्ट अटैक से जो है वो मर रहे हैं या फिर हार्ट के पेशेंट बनते जा रहे हैं। नहीं बनते जा रहे हैं, हो सकता है पहले भी बनते जा रहे हो। आप किस आधार पे ये बात कहते हैं? जो हमारे पास जो डाटा आया है, जो आरटीआई के तहत हमने सूचना एकत्रित की है, उसके आधार पर जब हम देखते हैं तो हार्ट का जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो खासतौर पर हार्ट की जो सर्जरी की शुरुआत हुई थी, आज से 15 से 20 साल पहले हार्ट की सर्जरी की, ओपन हार्ट सर्जरी जो शुरुआत हुई थी वो 20 साल के करीब की पहले का इतिहास है। इससे पहले हार्ट सर्जरी के जो ऑपरेशन होते थे या दूसरे पीजीआई चंडीगढ़ में या दूसरी जगह भी होते थे, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो आरटीआई में जानकारी आई है। और ख़ास तौर पर जब हम इन्फेक्शंस की बात करते हैं, वो टीबी का जो इन्फेक्शन है वो एक सबसे बड़ी चुनौती है। ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा लाहौल स्पीति में देखा गया और 37% तक है वहाँ पर ये समस्या सबसे जो विशाल देखने में आई है। और सुविधाएं किस तरह की हैं सरकारी स्तर पर? सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इस व्यवस्था ये है कि वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर जो है ना आपका कोई दवाई देने के लिए जो व्यवस्था नहीं है, टेस्ट करने के लिए व्यवस्था ये है कि वहाँ पर टेस्ट जो कर रहे हैं वो या तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कर रहे हैं या फिर स्टाफ नर्स लगा रखी हैं जो कि ऑथराइज नहीं है, निर्धारित नहीं है। तो पीएचसी लेवल पे डॉक्टर्स के लिए जो रेफरल यूनिट है वो सिर्फ एक रेफरल यूनिट का काम कर रहे हैं। मतलब बड़े अस्पतालों में आईजीएमसी हो गया, टांडा हो गया, या जो बड़े मेडिकल कॉलेज है उसमें अगर डॉक्टर और उसकी जो रेशो है, उस रेशो को अगर हम देखें तो डब्ल्यूएचओ के जो निर्धारित मापदंड है उस पर तो कहीं दूर तक नहीं वो निकलती है। यानी कि अगर 15,000 जो है ना एक डॉक्टर एक दिन में जो ओपीडी हम काउंट करते हैं खासतौर पर आईजीएमसी की या टांडा की, वो 5 से 6,000 है, यानी कि एक हॉस्पिटल की। और जो पीएचसी है, पीएचसी में सिर्फ खाली क्या है कि आएगा और उसको एकदम से रेफर कर देते हैं उसको, मतलब वो क्रिटिकल व्यवस्था का जो है ना इंतज़ाम नहीं है। लेकिन मेडिकल कॉलेजों की भी ये व्यवस्था है कि अगर जैसे आपके पास कोई जो क्रिटिकल केयर आ जाता है तो वो सिर्फ पीजीआई या एम्स की तरफ रेफर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर न्यूरोसर्जन जो है वो न्यूरोसर्जन खासतौर पर एट द 11th आवर कोई आपके पास आ जाए या हार्ट अटैक का कोई पेशेंट आ जाए तो उसको रेफ़र करने के अलावा वो जो है ना वो नहीं करते हैं। एक मैंने अभी खुलासा किया था, हमारे जागरण अखबार में भी छपा था, जिसमें हमने प्रिस्क्रिप्शन चिट को लेकर मैंने जानकारी मांगी थी हेल्थ डिपार्टमेंट से, और बड़ा मतलब काफ़ी अहम खुलासा हुआ जिसको कि हेल्थ मिनिस्टर ने हमारे हिमाचल में जो है ना वो चीज़ को बाद में अपनी बात में भी रखा था। प्रिस्क्रिप्शन चिट ऑडिट किया गया, खासतौर पर जेनरिक दवाओं को लेकर निर्देश जारी किए गए, तो उस निर्देश में ये बात सामने आई कि 412 जो हिमाचल के डॉक्टर हैं वो ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने, जब हम एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो उन्होंने हाई डोज एंटीबायोटिक्स दिए हैं और उनके ऊपर जो है ना उनको चेतावनी तक जारी की गई है 412 डॉक्टर्स को कि आपने ये हाई डोज जो है ना, जब आपने कैटेगरी बनी हुई है कि आपने फर्स्ट जो है ना वो फर्स्ट टाइम में कौन सी देनी है, सेकंड में कौन सी देनी है, और जेनरिक दवाइयाँ आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो 412 डॉक्टरों को चेतावनी लिखी गई है बाकायदा और उसके लिखित में आदेश हैं। वेलकम बैक।
मेरठ में आम लोगों की वो क्या समस्याएं हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, और फिर राज्य में किस तरह की समस्याएं हैं? अगर सरकारी स्तर पर मैं बात करूं तो सरकारी स्तर पर कई समस्याएं, जैसे पहले तो चिकित्सकों की बहुत बड़ी कमी है। दूसरी बात, कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा पीएमएस की तमाम अलग अलग सेगमेंट सर्विसेज होने के बावजूद एक भी सुपर स्पेशलिटी का चिकित्सक नहीं है। 150-200 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। आप कहाँ कह रहे हैं, मेरठ में? मेरठ में जी। एक भी सुपर स्पेशलिटी सरकारी नहीं है? नहीं है। मेडिकल कॉलेज में अब जाके जब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 150 करोड़ का एक नया विंग बना है, तब जाके अब 4 नए अपॉइंट हुए हैं जो एमसीएच या डीएम डिग्री धारक हैं। बाकी पूरा जो सरकारी सिस्टम है, वो जो खास करके जो अंडर सीएमओ जो है, वहाँ तो अकेले सीएमओ साहब सिर्फ यूएमडी मेडिसिन है, बाकी सारे डॉक्टर प्लेन एमबीबीएस हैं। तो आम जनता में ट्रस्ट भी इस लेवल पर नहीं, इसलिए प्राइवेट की तरफ ज़्यादा मूव कर जाते हैं। दूसरी बात है, ज़्यादातर चिकित्सक अपने सेंटर पर रहते नहीं, वो अपने सेंटर से दूर किसी महानगर में रहते हैं, तो रात में उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। जो 24 घंटे खुलने का जो इमरजेंसी का सिस्टम है, चाहे वो सीएससी का हो, तो उसमें भी अवेलेबिलिटी, आप कभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे रात में अमूमन बंद रहता है, और दिन में भी चिकित्सक उपलब्ध हो जरूरी नहीं है। तो ये स्थितियाँ होती हैं। जब तत्काल सुविधा उनको नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन की स्थिति नहीं है, डिलीवरी का जो रूम है आप देखेंगे वहाँ इतना हाइजीनिक कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, बहुत सारी अलग अलग स्थितियां हैं। ये आप एक किसी अस्पताल की बात बता रहे हैं या आम तौर पे? नहीं नहीं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे सरकारी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में भी इतना अच्छा नहीं है कि वो WHO या जो वर्ल्ड क्लास जो मेडिकल फैसिलिटीज उसके मानक पर खरा उतरता हो, बट फिर भी इन कंपेरिजन अब सरकारी उनका फिर भी बेहतर है, क्योंकि उनको उसके लिए चार्ज मिल रहा है और भी अलग अलग अवस्था। ये कह रहे हैं सरकारी अस्पतालों में स्थिति किस तरह की समस्याएं लोग लेकर आ रहे हैं आम तौर पे? समस्याएं मतलब किस प्रकार की? जैसे बीमारियां आमतौर पे किस तरह, ज्यादातर एक बड़ी तादाद में जो मरीज आते हैं वो किस तरह की बीमारियों के साथ आते हैं? सर देखिए, मेरठ जो है बड़ा हाई एलर्जी कंडीशन का शहर है, बहुत डेंस पॉपुलेशन है, तो जो संक्रामक बीमारियां होती है बड़ी जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। ऐसे में जैसे स्वाइन फ्लू भी जब पिछले साल फैला, तो आपको जान के हैरत होगी कि जब पूरे प्रदेश का मैंने आंकड़ा खंगाला तो मेरठ में सबसे ज़्यादा मरीज पाए गए लखनऊ के बाद, और लखनऊ में भी इसलिए पाए गए कि लखनऊ के आसपास के इलाकों के लोग केजीएमसी में रिपोर्ट हो रहे थे, और मेरठ की बात तो सिर्फ 2 जिलों से इतने लोग रिपोर्ट हो रहे थे, और 22 डेथ हुई थी जो सबसे ज़्यादा थी। इसी प्रकार किसी भी संक्रामक बीमारी का आप ले लें, मेरठ में एक भी बीमारी आप ऐसा, डेंगू जब फैलता है तो वो भी बहुत बड़ी संख्या में आता है, जबकि डेंगू छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन जब इन्फ्लुएंजा की बीमारी होगी तो वो भी बहुत बड़ी संख्या में आएगी। खसरा में भी आप देख सकते हैं, जब भी कोई बात होगी उनके पास काफ़ी, हाँ जापानी इंसेफेलाइटिस कम है या नहीं है, मेनिंजाइटिस नहीं है, लेकिन इसके अलावा एनीमिक बहुत बच्चे हैं। आपको जान के हैरत होगी, जो बच्चे, जैसे डफरी अस्पताल सरकारी है 100 बेडों का, वो बड़ा अच्छा अस्पताल है, उसकी फैसिलिटी साफ़ सुथरी है, तारीफ भी करूँगा जहाँ पर जो अच्छा है। तो वहाँ का एक आंकड़ा मैं आपको बताऊँ, बड़ा दिलचस्प है कि बर्थ जब बच्चों का है तो उसका जो वेट देखा गया, तो वेट उनका आदर्श जो वेट होना चाहिए उससे बेहतर था। वही बच्चे जब अंडर 6 ईयर्स पे जब उनका वजन किया गया तो वो काफ़ी कम निकले, 75-80% बच्चे जो वजन उनका कम निकला। तो ये बीच का जो गैप है कहीं उनके स्वास्थ्य तंत्र में, जो उनको हम सेहतमंद नहीं बना पा रहे हैं, शायद इसको भी भरने की ज़रूरत है। पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में जो चिकित्सा के क्षेत्र का जो दृश्य है वो किस तरह का नजर आता है? उत्तर प्रदेश में सर देखें तो जो सरकारी चिकित्सा और प्राइवेट दोनों को मैं 2 ढंग से देख रहा हूँ। अगर सरकारी को आप बात करें कि जीएमयू इतना बड़ा सेंटर है, एसजीपीजीआई लखनऊ का इतना बड़ा सेंटर है, इतने सारे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज नए जालौन में खुले, आजमगढ़ में खुले, अकबरपुर में खुले, बहुत सारे खुले भी हैं। बहुत बड़ी क्राइसिस में बता रहा हूँ कि सारे मेडिकल कॉलेज सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की बहुत बड़ी कमी है, और जो चिकित्सक उपलब्ध भी हैं सर, मैं दावे से कहता हूँ कि उनमें चिकित्सीय महारत उनके पास हासिल नहीं है। उनका ज़्यादातर काम क्या हुआ कि ज़्यादातर सर जो डिग्री धारक अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, उनको प्रशासनिक सेवाओं में लगा दिया गया है। कोई मान लीजिए सर डिप्टी सीएमओ बना के इम्यूनाइजेशन किसी को दे दिया गया, जबकि वो बहुत सारे मरीज को भी देख सकता था। आपको जान के हैरत होगी कि प्रदेश के सबसे बेहतरीन 5 जिला अस्पतालों में शुमार मेरठ के जिला अस्पताल में एक सर्जन आयातित है, वो भी सर्जरी नहीं वहाँ हो पाती। ठीक सर, इसके अलावा चेस्ट फिजिशियन नहीं है, जबकि मेरठ में बहुत बड़ी संख्या में टीबी के मरीज हैं, चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा है, वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा, सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, NO2 का स्तर सबसे ज़्यादा है, तो मरीज बेशुमार हैं सर। लेकिन बस वही है कि चिकित्सीय स्तर पर देखेंगे तो प्रशासनिक स्तर पर, चिकित्सीय स्तर पे बहुत बड़ी संख्या में भ्रूण हत्याएं होती हैं। अब जब हरियाणा की टीम आके PCPNDT के तहत इनके यहाँ छापेमारी करती है, अब तक 10 केस का पर्दाफाश कर चुके, मेरठ का स्वास्थ्य विभाग एक केस डिटेक्ट नहीं कर पाया। भ्रूण अपने हत्याओं की तरफ इशारा किया, मतलब क्या ये जो सेक्स रेशो के संदर्भ में? जी जी जी, सेक्स रेशियो आप देखें ना, 886 1000 पे यहाँ पे है मेरठ में, तो इतना बड़ा तो अंतर पहले से है। और जब 0 से 5 वर्ष के बच्चों को देखेंगे तो 852 1000 पे, तो ये आंकड़े कतई संतोषजनक नहीं है भाई। प्रदेश का ये आंकड़ा 912 प्रति 1000 है,
तो आप ऐसे देखें, भारतवर्ष में तो आदर्श स्थिति 975-980 के बीच में हो तब कहीं जाके बनेगी। तो इतने बड़े गैप के साथ हम पहले ही चल रहे हैं। और जो नियम है सर कि पीसीपीएनडीटी की जो समिति होती है जिलाधिकारी के अधीन, उसकी बैठक 3 महीने में एक बार होनी चाहिए। तो जब उसका भी आंकड़ा देखा जाता है तो कोई बैठक नहीं होती। अमूमन 4 महीने में एक निपटारे के लिए बैठक कर ली गई, एक्सेल बना लिया गया, कहीं से सूचना आई तो पता लगा हरियाणा की टीम आके सोनीपत पानीपत की टीम छापामारी करती है, और हमारे यहाँ बदस्तूर शायद है कि इसके पीछे भ्रूण हत्याएं चल ही रही हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के पे दुनिया की नज़र रहती है, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सांसद निकल कर आते हैं, उस सब के बावजूद इस कदर निगलेक्ट है हेल्थ का यहाँ पे, कि मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप की बात पे अगर मैं कोई टिप्पणी करूँ तो कहूँगा बहुत ही बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश का हाल सर, मैं पूरे प्रदेश के अगर सिनेरियो को देखते हुए बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में कैंसर के इलाज का कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है जिस पर आम जनता ट्रस्ट कर सके, गरीब जनता जा सके। ठीक इसी प्रकार से कार्डियोलॉजी में सर सरकारी विभागों में अगर आप देखें, केजीएमयू में भी है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी स्थितियां वहाँ भी ऐसी नहीं है। जैसे सर कार्डियक सर्जरी आप जाके आयुष्मान भारत में अवेलेबल हो पा रही है, और वही कार्डियक सर्जन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मेरठ में उपलब्ध नहीं है। जितने 11 सेंटर सर सुपर स्पेशलिटी के बनाए गए हैं 150 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग शहरों में, और सब में कार्डियक सर्जन नहीं है, पेसमेकर लगाने की व्यवस्था नहीं है, स्टेंट डालने की व्यवस्था नहीं है, किडनी का स्टेंट डालने की व्यवस्था नहीं है, बर्न यूनिट नहीं है। तो किस किस स्तर पर कहाँ कहाँ अड़िएगा। बहुत सारी अलग अलग अवस्थाएं हैं। लोगों में सर बहुत एनीमिया का स्तर इतना ज़्यादा है। भारतवर्ष का इंडेक्स कहता है 56%, 57%, 58% महिलाएं हैं। मैंने 5057 महिलाओं पर एक सर्वे किया सर मेरठ में। ये डफरिन अस्पताल मैंने जो जिला चिकित्सालय महिला चिकित्सालय उसमें बता रहा हूँ सर। और अगर 11 मिलीग्राम को आप औसत माने तो आपको जान के ताजुब होगा सर, 97% महिलाएं इससे नीचे थी। 97%। सैंपल साइज 5000 भी बड़ा है, बहुत छोटा नहीं है। सामान्य स्टडी रिपोर्ट तो हम 300-400 भी बना सकते हैं। ये है सर, इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है, किडनी फेलोर बहुत ज़्यादा है, किडनी फेलोर मेरठ में बहुत ज़्यादा है। और ये उत्तर प्रदेश की भी स्थिति सर, इतना पेस्टिसाइड, इतना हैवी मेटल्स हैं, इतना टॉक्सिक एक्सपोजर में हम रहते हैं, उससे रीनल फेलोर खूब ढेर सारे हैं मरीजों में, एक्यूट रीनल फेलोर बहुत सारे हैं। मच्छर जनित बीमारियों में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेशुमार, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है, मच्छर पनपने के रास्ते बहुत सारे हैं, पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा ऐसा है जो साफ़ सुथरे पानी में अगर डेंगू को मच्छर पनप रहा तो उसकी भी कोई कमी नहीं है। तो कुल मिला के सर सरकारी स्तर पर योजनाओं को लागू करने में भारी चूक है। भाषण के तौर पर तो ठीक ठाक सेमिनारों में लोग बोल जाते हैं, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो आप बहुत बड़ा फेल्योर देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ है, जो संकरीकरण उसको बोलते हैं, या फिर जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है, मुझे लगता है पानी और थूक सटकने में भी दर्द होता है, उसको हम बोलते हैं फेरेंजाइटिस। समस्याएं क्या हैं जिनसे ये अस्पताल जूझ रहे हैं, या और उसकी वजह से जनता भी जूझती है उन समस्याओं से? सबसे बड़ी समस्या है डॉक्टरों की। जो डॉक्टर जो रिमोट एरिया हैं वहाँ नहीं जा पा रहे हैं हॉस्पिटलों में, वहाँ भी संसाधन की भूमिका कमी है। खास करके जांच, अब सबसे ज़्यादा जांच की कमी हो रही है स्वास्थ्य केंद्रों पर, तो उससे भी मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेकेंडरी है दवाएँ भी नहीं मिल पा रही हैं। ये 2 बेसिक प्रॉब्लम है, जाँच और दवाएँ। और बीमारियां किस तरह की हैं जो पटना में ज़्यादातर लोग, आम आदमी एक लेके आता है और उनका इलाज के लिए आता है? एक बड़ा है बिहार में सर कुपोषण एक बड़ी समस्या है जो काफ़ी पोषण मतलब मेल न्यूट्रिशन। हाँ, और महिलाओं में एनीमिया, ये 2 मेजर हैं बिहार के लिए आते हैं। इसके अलावा टीबी भी एक बड़ी बीमारी है बिहार में, वो भी आती है। इसके अलावा संक्रामक बीमारियां भी हैं, खास करके जेई के मौसम में जेई भी काफ़ी है, मलेरिया भी है वहाँ। तो इस तरह की सिंपल बीमारियाँ आती हैं। और ये समस्याएं जो बिहार में ये आम लोगों की हैं, ये कब से चली आ रही हैं? ये लंबे समय से, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लंबे समय से है। फर्स्ट शासन में 2005 से 2010 के बीच नीतीश कुमार की सरकार ने काफ़ी अच्छा काम भी किया था, लेकिन फ़िलहाल वो भी ढीली पड़ गई है और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक आश्चर्य की रोचक बात बताऊं कि पीएमसीएच एक प्राइम इंस्टीट्यूशन है बिहार का, लेकिन पिछले 30 नवंबर से कोई प्रिंसिपल नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज के बिना प्रिंसिपल का चल रहा है। ये सबसे बड़ी खूबी है बिहार के लिए कि कैसे चल रहा है। एमसीआई की टीम भी आई थी, उसने सवाल भी उठाया था कि कोई मेडिकल कॉलेज बिना प्रिंसिपल का कैसे चल रहा है। ये बताइए, मुजफ्फरपुर में वो चिकित्सा संबंधी क्षेत्र में कौन सी सबसे बड़ी समस्याएं हैं? ऐसे तो वहाँ पर ओवरऑल जो है
कई समस्याएं हैं, कालाजार से जूझ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एईएस की, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जो छोटे छोटे बच्चों को होता है। और वो एक ऐसी बीमारी है कि पिछले 15 सालों से रिसर्च पर रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं निकला। तो उसके पीछे जो हम लोग हैं, एक मीडिया पर्सन होने के नाते हम लोगों ने जो महसूस किए हैं, वो चिकित्सक जो महसूस किए, उसके पीछे 4 कारण हैं। 4G, गांव, गर्मी, गरीबी और उसका जो होता है गंदगी, ये 4 रीजन आ रहे हैं। क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे मरते हैं जो गांव के होते हैं, गरीब के होते हैं, और अभी तक कोई रिसर्च नहीं है, कोई दवा नहीं है। तो उसका इलाज सिम्टम के आधार पर होता है। लक्षण क्या होते हैं मैं थोड़ा बता दूं आपको। उसमें जो बच्चे तेज बुखारी होती है उनको, और चमकी होता है, पूरा चमकी शरीर में आ जाता है, और अगर उसका इलाज में थोड़ी भी देरी हुई तो वह लड़का 10 से 15 मिनट में मौत के शिकार हो जाते हैं। और हर साल यह गर्मी में यह बीमारी होती है। तो हर साल होती है और इतने लंबे समय से चली आ रही है, उसके बावजूद सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई समाधान नहीं। अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, जबकि 3-4 सरकारें मेरे यहाँ भी हुई, अभी जो स्टेट में भी बदली, केंद्र में भी बदलाव हो गया है। उसमें आपको लंदन से भी लोग रिसर्च करने आए, यहाँ से भी इंडियन मेडिकल काउंसिल या अन्य जो भी एजेंसियाँ हैं उस पर शोध हो रही है, लेकिन निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला। डॉक्टर्स ना, उनका रोल थोड़ा संदिग्ध हो गया ना। सिविल हॉस्पिटल की हम बात करें तो मेरा भतीजा है 3.5 साल का, तो जब भी उसे खांसी हो गई, जुकाम हो गया ना, या हल्का सा फीवर होता है, तो हम बच्चे को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर पहली बार में एंटीबायोटिक लिख देते हैं। हम उनको बोलते हैं कि हम मीडिया में है, थोड़ी बहुत नॉलेज है इस चीज़ की कि बिना एंटीबायोटिक के हो नहीं सकता। तो वो डराते, नहीं इसकी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। और सेम अगर मैं प्राइवेट में जा रही हूँ ना, जब मैं सरकारी में सेटिस्फाई नहीं हो पाती, मुझे लगता है कि नहीं सरकारी में सही नहीं इलाज हो रहा है, प्राइवेट वाले भी वही कर रहे हैं ना, महंगी दवाइयाँ लिखते हैं जिसमें प्रॉफिट हो। उत्तराखंड में आमतौर पे किस तरह की बीमारियों के साथ में लोग परेशान हैं और सरकारी स्तर पर क्या सुविधाएं हैं उनकी? उत्तराखंड जो हमारा है एक विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र है। 70% हम वन आच्छादित हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारे पास ज़मीन बहुत थोड़ी सी है रहने के लिए। और उसमें जो भौगोलिक परिस्थिति में सिर्फ गाँव में लोग रहते हैं। एक बड़ी पॉपुलेशन पहले गाँव में रहती थी, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत कम है। कारण CSC PSC बनने को तो बन गए हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत तगड़ी कमी चल रही है। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास 2712 जो पोस्ट हैं डॉक्टर की, वो सेंशन्ड है, और उसके अगेंस्ट हमारे पास सिर्फ 1600 डॉक्टर्स हैं। और इसी तरह अगर हम विशेषज्ञ डॉक्टर की बात करें, यानी कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती हैं, उनके हमारे पास 1200 पोस्ट है, जिसके अगेंस्ट हमारे पास सिर्फ 400 डॉक्टर्स हैं, और वो भी सारे के सारे प्लेन्स में हैं। उत्तराखंड में कुल मिला के 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं प्लेन में है, और बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट जो है पर्वतीय यानी कि पहाड़ी जिलों के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती थी। लेकिन क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर ना कोई डॉक्टर जाना चाहता है, ना आपका फार्मेसी जाना चाहता है, वहाँ की दवाइयों की शॉर्टेज रहती है हमेशा, इसलिए वहाँ के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। स्थिति ये है कि वहाँ पर कई किलोमीटर दूर लोगों को, इवन आप जिसे कंडी कहते हैं, बांस के कंडी में मरीजों को लेकर अपने गाँव से लेकर रोड हेड तक लोग आते हैं। तो इसके चक्कर में वहाँ से लगातार पलायन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। वो बहुत बड़ी समस्या है। वो इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड जो है वो सामरिक दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। हम चीन से लगते हैं और नेपाल बॉर्डर से लगते हैं। जो हमारे लोकल टेरिटरी जो होते, जो लोकल वहाँ के लोग होते थे, वो उन्हें हम कहते थे जो लोकल प्रहरी हैं हमारी सीमाओं के। तो जब वहाँ पर ये सारी जो बेसिक सुविधाएं, जो हेल्थ जैसी बेसिक सुविधाएं वहाँ पर लैस हो रही हैं, तो लोग वहाँ से मूव आउट कर रहे हैं, जिससे हमारा जो लोकल विजिलेंट था वहाँ पर लोग, वो कम हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं हमारी जो सामरिक दृष्टि से भी देखा है तो वो भी एक अहम चिंता का विषय है। बैकग्राउंडर के तौर पे कोई शहर जैसे क्या पंजाब में जो बर्निंग इशू चल रहा है वो ड्रग्स का चल रहा है। सरकार दावा कर रही है कि हम पंजाब को ड्रग फ्री बना रहे हैं, जबकि जब डी एडिक्शन सेंटर हैं वो भरे हुए हैं। और पंजाब ड्रग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये ट्रांजिट एरिया है, ये पाकिस्तान से सटा हुआ है, और जितनी भी ड्रग्स इंडिया में जाती है वाया पंजाब जाती है। ड्रग्स के साथ साथ यहाँ पे जो एक सर्वे करवाया गया था उसके मुताबिक कि जितने भी ड्रगिस्ट हैं वो एटलीस्ट होल्डिंग 1 डिग्री, मीन कि दे आर ऑल आर ग्रेजुएट्स और +2 क्वालिफिकेशन। इसके साथ साथ जो जूझ रहा है पंजाब वो है हेपेटाइटिस B और C से,
जो हमारा मालवा रीजन है उसमें मैक्सिमम पेशेंट्स ये रिपोर्ट हो रहे हैं। एक एक गांव में हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं। गवर्नमेंट इसका इलाज फ्री कर रही है, इसके बावजूद पेशेंट जो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ड्रग को प्लग ऑफ नहीं कर सकते तब तक हम इसको दूसरी बीमारियों को नहीं झूल सकते हैं। इसके अलावा जो ऑल ओवर इंडिया में है, जो हमारे पंजाब में खासकर है, जो हमारे पुरानी वाटर सप्लाई पाइप्स हैं उनकी अभी तक रिपेयर्स नहीं हो सकी हैं, नई पाइपें नहीं डली हैं। पुरानी पाइपें होने की वजह से हर बार गर्मी के मौसम में जो कंटेमिनेटेड वाटर की सप्लाई होती है, हालांकि गवर्नमेंट दावा करती है, लोकल बॉडी दावा करती है हम इसको क्लोरिनेशन करते हैं, इसके बावजूद कहीं ना कहीं जो कंटेमिनेशन की वजह से बच्चे और काफ़ी हद तक जो है वो डायरिया डिसेंट्री की वजह से बीमार पड़ते हैं। इनकी तादाद जो हज़ारों में पड़ जाती है। इसकी वजह से जॉन्डिस जो आ जाता है, टाइफाइड आ जाता है। पंजाब में अस्पतालों की हालत किस तरह की? मैं सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूँ। जी, ऐसा है, सरकारी अस्पतालों में जो है इन्होंने गवर्नमेंट ने इमारत से बहुत बना दी है और डॉक्टर्स की गिनती बहुत कम है, स्टाफ कम है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। और मेडिसिन के इनकी है पास है 238 टाइप्स की मेडिसिन गवर्नमेंट दावा करती है कि हम फ्री दे रहे हैं। हालांकि 250 की लिस्ट में है, लेकिन अवेलेबिलिटी उनकी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की जेब कटती है। पेशेंट प्राइवेट सेक्टर में जाता है, प्राइवेट केमिस्ट के पास जाता है, डॉक्टर दवा लिखता है, वहाँ से इंसेंटिव का चक्कर शुरू होता है। जो डॉक्टर और फार्मा कंपनी में रिलेशन, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है पेशेंट्स को। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। इसलिए आपने सुना होगा कई बार कि साहब फलाना बीमारी ने अब स्ट्रेन बदल दिया है। स्वाइन फ्लू क्लासिक एग्जांपल है उसका। क्यों? क्योंकि आप जब उस पर अटैक कर रहे हैं तो वो भी अब अपना बचने के साधन ढूंढ रहा है। एक बेहतर लीजिए जिस बच्चे को शुरू से इन्फेक्शन हो रहा है। भारत में आमतौर पे इस वक्त वो कौन सी ऐसी समस्याएं बुनियादी मेडिकल में आम लोगों की जो समस्याएं हैं जिनसे देश जूझ रहा है और जल्द ही उनके समाधान की ज़रूरत है, वो आपको कौन सा लगता है कि बड़े लेवल पे हमें काम और करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़े जो इस समय समस्याएं हैं हमारे देश की, वो दो बड़ी समस्याएं हैं। और एक है, हम अभी भी, जबकि हमने पिछले 5 सालों में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है अपनी अंडर 5 मोर्टेलिटी के अंदर, 33% के आसपास इम्प्रूवमेंट है, बट अभी भी हम देश पूरी दुनिया में सबसे नीचे स्तर पे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे अंडर 5 मोर्टेलिटी के में जो हमारा नंबर है वो दुनिया में अभी भी सबसे ख़राब है। बच्चों की मोर्टेलिटी में हम 2 तरीके की बीमारियों से बच्चों की मौत होती हैं। एक होती है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, ऐसी बीमारियाँ जिनके लिए वैक्सीन हमारे सिस्टम में उपलब्ध हैं और अगर उनको वैक्सीन्स को समय पे लगाया जाए, अगर उनकी समय सारणी मेंटेन करते हुए और बच्चों को अगर वो वैक्सीन लग जाते हैं तो वो बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। और कुछ बीमारियां होती हैं जिनके लिए वैक्सीन नहीं है। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं आज की डेट में, हमारे जो सबसे ज़्यादा बच्चे जिन बीमारियों से मरते हैं वो देश में है डायरिया, दूसरे नंबर पे है निमोनिया और तीसरे नंबर पे फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें मीजल्स भी एक बहुत बड़ा कारण है। भारत के विभिन्न राज्यों से तकरीबन 35 संवाददाता हिंदी अखबार के लिए काम करने वाले यहाँ मौजूद हैं इस वक्त इस सभागार में, ऑडिटोरियम में, और चर्चा का विषय ये है कि रिपोर्टिंग करते वक्त और ख़ास तौर पर हेल्थ की रिपोर्टिंग करते वक्त सेहत के मामलों में, स्वास्थ्य संबंधी जो भी विषय हैं उन पर कुछ कहने से पहले, कुछ लिखने से पहले आखिर वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेइंतहा ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स पे आप अपने उस पर्टिकुलर रीजन के लिए वो कहानी कैसे करेंगे? ठीक है, मैं इस बीच में कुछ लिबर्टी ले रहा हूँ। मुझे इस बात का बड़ा शौक है कि मुझे सेशन में जिसमें बुलाते हैं मैं वो तो संबोधित करूंगा। ओके, अच्छा, उसके बाद में अगर फर्स्ट किसी को कंफ्यूजन होगा तो हम शहर बदल देंगे। कोर्स में आप लोग क्या पढ़ाते हैं और क्या सिखाते हैं और कौन लोग हैं जो कंडक्ट करते हैं? कोर्स में हम स्पेसिफिकली 10 tenets ऑफ द मीडिया डॉक्टर टूल यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट जर्नलिज्म टीचेस यू।
हम ये एम्फेसाइज करते हैं कि जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं स्पेशली हेल्थ के बारे में, बिकॉज इट इज़ अबाउट लाइफ एंड डेथ ऑफ अ चाइल्ड और द डिसीजन दैट अ पेरेंट टेक्स, उसमें एविडेंस कैसे यूज़ करें, उसमें सोर्सेज कितने आप यूज़ करेंगे, एंड हाउ कैन यू ब्रिंग एन इंडिपेंडेंट व्यू टू द एंटायर स्टोरी, इस पर हम जोर देते हैं और इसमें हम काफ़ी ग्रुप वर्क, एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप्स करवाते हैं। इसमें आपके पार्टनर्स कौन कौन हैं इस कोर्स में? हमारे जो मेन पार्टनर जिनके साथ हमने ये शुरू किया था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन हैं, क्योंकि उन्होंने ये कोर्स अपने मेडिकल रिसर्चर्स को नेशनल हेल्थ सर्वे में वो करवाते हैं, और ये पहली बार विद द हेल्प ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट स्टॉलवर्ड्स इन जर्नलिज्म, इन सब को लेकर हमने डेवलप किया है, और वही ये कोर्स अभी यहाँ पे कंडक्ट करते हैं यूनिसेफ के बिहाफ से। भारत जैसे देश में हेल्थ रिपोर्टिंग से संबंधित क्या समस्याएं हैं? जो 2014-15 में हमने 232 आर्टिकल्स को लेके एक छोटा सा सर्वे किया था हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश मीडिया को लेकर, तो सबसे लार्जेस्ट गैप जो हमें दिखा था वो है कि बहुत इवेंट बेस्ड रिपोर्टिंग है। हेल्थ के मामले में जब बातें होती हैं तो वो लाइफस्टाइल डिजीजेज और डायबिटीज़ एक्सेट्रा तक रुक जाती हैं। बियॉन्ड दैट जो पब्लिक हेल्थ के मेन इश्यूज हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मदर एंड चाइल्ड इश्यूज, वो बहुत ही कम यूज़ होते हैं। एंड सेकेंडली देर इज़ नो डेडिकेटेड हेल्थ रिपोर्टर फॉर वेरियस न्यूज़पेपर्स। कुछ गिने चुने न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने हेल्थ रिपोर्टर डेडिकेटेड वे से करा है और जो इंटरलिंकेज निकाल सकते हैं उसके साथ, फॉर एग्जांपल द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द मदर और द एडोलेसेंस, हाउ मच इंफॉर्मेशन दे गेट, वो होलिस्टिक व्यू देने में हमारे हेल्थ रिपोर्टिंग के काफ़ी गैप्स हैं। सेकेंडली दे डू नॉट ऑल्सो हाईलाइट इनफ नंबर ऑफ सोर्सेज। वो एक ही सोर्स या दो सोर्स को लेकर ही पूरा स्टोरी कर देते हैं, उससे बहुत भ्रांतियां क्रिएट होती हैं। जो भ्रांतियां आपने जिसकी तरफ इशारा किया, किस तरह की भ्रांतियां होती हैं और नुकसान क्या होता है उससे? भ्रांतियाँ मेनली हमारा, जैसे हमने मीजल्स रुबेला कैंपेन में देखा, इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, केरला, विच हैव गॉट हाई एजुकेशन लेवल, दे वर लिटरली दे फेस्ड एन इशू विथ फॉल्स मैसेजेस बीइंग गिवन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जैसे इम्यूनाइजेशन क्रिएट्स लैक ऑफ फर्टिलिटी या बच्चे को नुकसान कर जाता है, इस टाइप के वायरल मैसेजेस बहुत सारे सर्कुलेट हो रहे थे, और लोकल लैंग्वेजेस में क्लोज ग्रुप्स में सर्कुलेट होने के कारण जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं वो सभी डर जाते थे and they would not take the vaccination. But as we know that for herd immunity also, each and every child, irrespective of their status of immunization, needs to take this measles rubella vaccine. So these kind of challenges बहुत सारे आ रहे थे, और इसमें हमने कैस वर्कशॉप जब अमर उजाला के साथ किया, अभी हम दैनिक जागरण के साथ कर रहे हैं, तो ये बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने। और ये आप समझती हैं कि जो लैंग्वेज रिपोर्टर्स हैं, यानी भाषाओं में भारत की क्षेत्रीय और हिंदी, इनमें काम करने वाले ये ज़रूरी हैं, और क्यों ज़रूरी हैं? सबसे पहले इनका रीच सबसे ज़्यादा है, सो लैंग्वेज रिपोर्टर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक, एंड दैट इज़ वाई यूनिसेफ डेफिनेटली वर्क्स विद देम एज पार्टनर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल रिपोर्टर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रेडियो हैं उनके साथ भी हमने काम किया है, सो दैट इट रीचेज टू द लास्ट माइल, विच इज़ आवर फोकस ऑल्सो, टू रीच द रिमोटेस्ट एंड द लास्ट चाइल्ड। हमारा सेशन जो है एंटीबायोटिक्स पे है, इसलिए मैं याद दिला दूं। क्या आप बता सकते हैं हमारा विषय क्या है? एंटीबायोटिक्स क्या? रिसर्च नहीं, रिसर्च नहीं, एंटीबायोटिक के जो रिसर्च है उसको नहीं, उसमें भी नहीं है। एंटीबायोटिक्स के बेसिक्स जो है साइंस है, साइंस क्या है, बाकी उसका पूरा ठीक है। इनके माध्यम से एक रेजिस्टेंस बना है, आपने ये बात सुनी? बहुत दिनों से इस पर विचार चल रहा था कि क्या जिस तरीके से हेल्थ का रिपोर्टिंग हो रहा है, ये खुद जब मैं पोलियो हेल्थ कम्युनिकेशन रिव्यू से जुड़ा हुआ था WHO का, और तब भी हमने पाया कि कई एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस AFP के केसेस को पोलियो की तरह रिपोर्ट किया गया। यानी कि रिपोर्टिंग में जो है एक अवेयरनेस की कमी है, विशेषकर छोटे शहरों में और ग्रामीण अंचलों में। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि वहाँ के जो पत्रकार हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दिया जाए, और उनको ये कहा जाए कि अफवाह के आधार पर नहीं, बल्कि अफवाह या कहासुनी के आधार पर नहीं, बल्कि एविडेंस बेस्ड, सबूत के आधार पर जो है रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और इसी वजह से इस कोर्स के बारे में कल्पना हुई, और यूनिसेफ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी,
थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन और IIMC जो देश का सबसे जाना माना संस्था है पत्रकारिता का, हम चारों ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया, जो भारत का पहला पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन कोर्स है। और इसमें पहले तो हमने IIMC के छात्रों को इसमें प्रशिक्षित किया। IIMC के सभी संकाय सदस्यों को इसमें, पूरे देश भर के जितने हमारे 6 कैंपस हैं उनको दिल्ली में बुलाकर उनको प्रशिक्षित किया गया। और इसमें हमारा ये था कि ध्येय ये था कि पत्रकारों को तो हम प्रशिक्षण दे ही रहे हैं। अभी इस वक्त दैनिक जागरण का चल रहा है, उससे पहले हमने अमर उजाला के साथ किया, महात्मा गांधी मानू में किया, मौलाना अंबेडकर नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हमने किया। लेकिन इस प्रोग्राम का उद्देश्य जो कैच देम यंग, तो जो पत्रकार बनने जा रहे हैं उनको अगर पहले से ही अगर हम सेंसिटाइज कर देंगे तो वो जो गलतियां फील्ड में आने के बाद होती है वो नहीं होगी। इसलिए पहले ही उनको सेंसिटाइज किया जाए। इस उद्देश्य से अभी हमारे कोर्स के सभी करिकुलम में, सभी पाठ्यक्रम में, रेडियो, टेलीविज़न, हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म, सब में हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उसका नतीजे भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं। बच्चे जब जा रहे हैं तो ये जो एविडेंस बेस्ड जर्नलिज्म क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स प्रोग्राम जो है, ये इनको दूसरे क्षेत्रों में भी, न सिर्फ हेल्थ के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में भी रिपोर्टिंग को बेहतर करने में और क्रेडिबिलिटी के साथ करने में जो है उनको मददगार साबित हो रहा है। एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, जैसे फर्ज करो यूनिसेफ है या और भी जो भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन है, लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से मैं इतना जानता हूँ कि हमें इन सब से दूर रखना होता है। मतलब उनका भी अपना एक एजेंडा होता है और पत्रकार को तो अपने अखबार के लिए जो निष्पक्षता है, ऑब्जेक्टिविटी है, उसके साथ में फाइल करनी होती है। तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, ये बात आपके जहन में है क्या? इस बात की आप चेतावनी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को? बिल्कुल बिल्कुल, हमने हर चीज़ को कहा है कि हम तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई भी सोर्स होता है, उस सोर्स को आप हमेशा कोट करेंगे। जब आप सोर्स को कोट करते हैं तो आप उसके लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो अगर यूनिसेफ भी कुछ कह रहा है तो हम ज़रूर ये लिखेंगे कि ये यूनिसेफ ने कहा है। अगर कोई क्रिमिनल मामले में पुलिस कुछ कहती है तो हम कहते हैं कि पुलिस ने दावा किया है, ये पुलिस का दावा है, हम उसको सत्य नहीं हम डिक्लेयर करें। इसलिए जो सोर्सेस जो है वो हमने रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो निष्पक्षता बनी रहे। इसलिए सोर्सेस जो कहते हैं उसको अपना बनाकर नहीं कहना है, सोर्सेस को हमेशा कोट करना है। तो इसलिए सोर्स पे पूरा एम्फेसिस होना चाहिए। cineinc.com